नमस्कार साथियों, विद्या मंत्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट की जो आंसर की है आयोग ने कल जारी कर दी ऑफिशियल आंसर की, लेकिन उस ऑफिशियल आंसर की में बहुत सारे विवाद हैं और मैं ये सेशन इसलिए लेके आया हूं कि आप अपने ऑप्शंस को जाके वहां पे आपत्तियां दर्ज करिए और दर्ज करने के बाद एक जो अच्छे तरीके से वहां पे आयोग को बताइए कि इसका आंसर ये होगा। और चूंकि ये पेपर 2017 से कॉपी हुआ है, मतलब वहां पे हूबहू जो प्रश्न आए थे वही उठाए गए थे। उस समय भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज हुए थे और उस समय मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट में सभी को अपने जो आदेश जारी हुआ था वो आदेश आप जाके देख सकते हैं, ग्रेस मार्क्स दिए गए थे सभी प्रश्नों पे। तो देखिए ये सवाल जो आए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हैं जिन पे आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। देखिए ये सवाल जो आया था कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों से चर्चा किसने की थी। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा, तो आयोग ने क्रैनन क्रैशमर दोनों मांगा था और दोनों ऑप्शन मानने के बाद सभी कैंडिडेट को 1 मार्क्स अवार्ड किए थे। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को 1 मार्क्स अवार्ड किए थे। तो ये बात ध्यान रखिए। देखिए इसको अब ये सवाल है, ये सवाल इसमें आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें कई बुक्स में दोनों ऑप्शन दिया गया। कोलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है और मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पे दोनों ऑप्शन है, इनकी स्टडी कर लीजिए। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं, जब तक आपको परफेक्ट प्रूफ न मिल जाए तब तक आपत्ति मत दर्ज करें। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए आप अरुण कुमार की किताब देख सकते हैं, 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक है उससे डिस्कस कर सकते हैं, एनसीईआरटी की। क्योंकि एनसीईआरटी के जो प्रूफ है वो आप सरकार उसको गलत नहीं कर सकती। ठीक है, आयोग को मानना ही पड़ेगा। और स्टैंडर्ड बुक, देखिए आपको जो प्रूफ देने हैं वो स्टैंडर्ड बुक के प्रूफ देने हैं। स्टैंडर्ड बुक का प्रूफ ही चलेगा, ना तो गाइड का प्रूफ चलेगा, ना वेबसाइट का प्रूफ चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब 2017 में आयोग ने यहाँ पे आंसर की में माना था तो उसको मानना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 में तो आपको मार्क्स मिलने ही हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप देखिए निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। भाई जब आयोग ने गॉल्टन एंड क्रो दोनों पे मार्क्स दिए थे, whose name is associated with the father of the eugenesis from the following। ठीक है, यहां पे आयोग ने जब अपनी आंसर की जारी की थी तो इस क्वेश्चन पे 1 ग्रेस मार्क्स दिए थे। ठीक है, 1 ग्रेस मार्क्स दिए थे। तो ये बात आपको ध्यान से देखनी है और इस पे भी आपको अच्छे से साक्ष्य मिलता है। देखिए या तो 2017 की आप आयोग की आंसर की निकालिए, उस पे जो अगर आयोग ने कार्ल्टन माना है या क्रो को माना है तो उसको ऑब्जेक्ट करके सीधे उसका रेफरेंस देके आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए। लेकिन आप इसका पुख्ता प्रमाण आप इसको आपके पास होना चाहिए, तभी आयोग आपका मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल है जिसपे आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे जो ये सवाल आपसे पूछा गया है ये कि अधिगम हेतु क्या आवश्यक है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अधिगम हेतु, जैसे मैं आपको बताऊं साइकिल चलाना है, तो अगर हमें साइकिल चलाने के लिए मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और हम क्या कहते हैं परिपक्वता नहीं आएगी तो क्या आवश्यक है। तो इसलिए मतलब आपको मोटिवेशन भी जरूरी है, रुचि भी जरूरी है, ठीक है, मैच्योरेशन भी जरूरी है। तो तीनों ऑप्शंस हमारे ज्यादा जरूरी है। तो और आयोग ने इस चीज को माना भी था और आप यहाँ पे आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी
एनसीईआरटी की बुक में आप जो साइकोलॉजी की बुक है 11th की, वहां पे ये आपको दिया गया हुआ है। अधिगम चैप्टर एक है वहां पे, ठीक है, ठीक है। लर्निंग का एक चैप्टर है, तो वहां से आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं उसका प्रूफ आपको वहां से मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने रुचि लगाया है वो भी सही है, परिपक्वता भी सही है, और आयोग ने जो आंसर दिया है परिपक्वता वो भी सही है। इसमें इन सभी प्रश्न में आपको 1 मार्क्स यहां पे भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये एक आपके मार्क्स में गया। भाई आप देखिए यहां पे सीटीईटी 2015 में सवाल पूछा गया था कि जो इन्फेंसीहुड का जो पीरियड है वो क्या है। तो सीटीईटी ने जो ऑप्शन दिए थे वो 0 से 2 ईयर तक का दिया था, और सीटीईटी का ऑप्शन को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो भाई एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड उनके ऑप्शंस होते हैं। जब एनसीईआरटी ने इसको माना है, सीटेट ने 2015 में इसको मान लिया है कि जन्म से 2 वर्ष तक का, तो ये ऑप्शन सही है। और देखिए जन्म से 6 वर्ष तक भी कई जगह उन्होंने माना है, तो आप इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसमें आप जो भी क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं, बच्चों को यहाँ पे 1 मार्क्स ग्रेस मिलेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन रिवाइज होकर आंसर की अगर आएगी तो उसमें 1 मार्क्स ग्रेस मिल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके क्या कहते हैं सही है, ठीक है। तो कई जगह जन्म से 6 वर्ष माना है और जन्म से 2 वर्ष, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। ये 0 से 2 वर्ष ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, तो ठीक है। कई लोगों के सवाल यहाँ पे गलत हो सकते हैं, तो ये मार्क्स आप लोग जोड़ो, ठीक है। A brainstorming model of the teaching used to improve the which of the following। देखिए अब देखिए क्या मॉडल है भाई, क्रिएटिविटी भी कई जगह ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर, कई विद्वानों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ दोनों पे मतलब जो ऑप्शंस हैं वो दोनों पे आपको 1 मार्क्स ग्रेस मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर प्रूफ के साथ जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको एक चीज बता दूं कि जो 500 रुपीज का जो ऑब्जेक्शन आप रेज कर रहे हैं, ठीक है, पर पेपर, तो उसमें अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है वो करेक्ट मिलता है, उनको करेक्ट मिलता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने पे किया है उस इंस्ट्रूमेंट से आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्शन उनको गलत लगता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके ऑब्जेक्शंस जो बहुत अथेंटिक अगर जो भी मिले, ठीक है, अथेंटिक अगर आपको जो ऑप्शंस लगे वहां पे ही आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। ऑब्जेक्शन रेज करने का जो समय आयोग ने दिया है आपको वो आज से, ठीक है, 28/1/22 आफ्टरनून से शुरू हो गया है, लिंक एक्टिव है, और कब तक, 1 फरवरी 2022 इवनिंग तक, ठीक है। तो यहां पे आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी वेट कर लीजिए, प्रॉपर प्रूफ मिल जाए, जैसे एनसीईआरटी हुआ एंड ऑल हर जगह, तो आपको ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो आप यहां दे सकते हैं, ठीक है। आयोग ने जिन क्वेश्चंस पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं 2017 में, कोर्ट में जो चैलेंज हुआ है उसके बिहाफ पे भी आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आंखों की किरकिरी होने का जो अर्थ है भाई, देखिए आयोग ने जब बाद में 2017 में कष्टदायक होना और अप्रिय लगना दोनों पे 1 मार्क्स दिए थे, तो यहाँ पे भी आप यहां से हिंदी में ये 1 मार्क्स ले सकते हैं हमसे, ठीक है। यहाँ इस प्रश्न पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो माध्यवर्ग बहुलक है, मीन एंड मीडियन। जो माध्यक है, अगर हम क्या कहते हैं आरोही क्रम में रखे आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा लिए जाते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं, तो मीन एंड मॉड होते हैं, मीन एंड मॉड, ठीक है। जो मीडियन होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, ठीक है।
तो मीडियन इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं और जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। तो ये आप जिसका अगर आयोग ने 1 दिया है, जिसको आप नो चैलेंज में रहेगा ये, ठीक है, ध्यान रखिए। ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है, माध्य और बहुलक ही होगा इसमें। देखिए इस सवाल में आपके पास क्या कहते हैं, जो लोग बता रहे हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के वक्त है, लेकिन कई जगह नरम दल एवं गरम दल के वक्त ये जो समझौता हुआ था 1916 में, और ये नरम दल और गरम दल के लोगों का मिलन भी यही हुआ था लखनऊ में, और 1916 में तो लखनऊ जो पैक्ट था उसमें कई जगह लोग कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य मान रहे हैं और नरम दल व गरम दल। लेकिन आप हिस्ट्री की जो कोई बुक है, ऑथेंटिक बुक लाइक एनसीईआरटी की बुक, वहां पे अगर नरम दल और गरम दल का जिक्र है और आयोग ने 2017 में अगर इसका जिक्र माना है, तब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और आपको 1 मार्क्स यहां मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कांग्रेस व मुस्लिम लीग की मध्य और नरम दल व गरम दल भी ऑप्शन, मतलब आप रिलेटेड है यहां से, ठीक है। और जिन्ना के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम के मध्य भी हुआ था, तो ये भी कई लोग मान रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिक अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो इस सवाल में इन्होंने वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा पर जो प्रति इकाई क्षेत्र में जो प्राप्त होने वाली सौर विकिरण जो है, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो विकिरण है उसमें दो ऑप्शन है, सूर्य तप भी है और सौर स्थिरांक भी है, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो प्रूफ के साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिल सकता है ऑब्जेक्शन रेज करने पर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे भी आप एनसीईआरटी की बुक में सर्च करिए और जो ऑथेंटिकेट ऑप्शन है, मोस्ट ऑथेंटिक जो है, आपको क्या करना है, रिमार्क्स में बुक्स नेम डिटेल में, ठीक है, बुक्स नेम डिटेल में चैप्टर नंबर और पेज नंबर, ये सारा आपको डिटेल में देना है। कोई प्रूफ अटैच नहीं करना है, नो प्रूफ अटैच, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे भी आपको 1 मार्क्स ग्रेस मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इस सवाल पे गलत क्यों मार रहा हूं कि आयोग ने जो आंसर दिया है जैविक एवं अजैविक पदार्थ, ये पदार्थ गलत है, ठीक है, ठीक है। जैविक एवं अजैविक घटक, ठीक है, ध्यान से रखिए। तो पदार्थ एवं घटक में अंतर है, जैविक एवं अजैविक घटक। तो यहाँ पे जो जैविक एवं अजैविक घटक है, ये इस वजह से आयोग ने तो यहाँ ऑप्शन रेज कर दिया, लेकिन पदार्थ और घटक में अंतर है, यहाँ पे जैविक एवं अजैविक घटक होना चाहिए, ठीक है। अब जो ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, ये हमारे जैविक घटक में डायरेक्ट आते हैं, और जो अजैविक घटक है उसमें जैसे ताप होता है, प्रकाश होता है, ठीक है, वायु होती है, ठीक है, जल होता है, जो इत्यादि चीजें आती हैं, ये कहाँ आती हैं, ये आती हैं हमारी अजैविक घटक में, जैविक घटक में। लेकिन पदार्थ और घटक में अंतर होता है दोस्तों, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन नहीं। अगर आप उसको लॉजिकली देखते हैं तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाता है और ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो कई लोग, अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, लॉजिकली आप समझ के करिए कि भाई उनको बताइए कि पदार्थ और घटक में अंतर होता है, और वहां पे आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जैविक एवं अजैविक जो घटक हैं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, न कि पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पे घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है,
जीवाणु होता है। कुछ लोग कह रहे हैं मांसाहारी। देखिए, शेर भी जब मर जाता है तो कौन होता है, वो बैक्टीरिया जो हमारे अपघटक होते हैं वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसी पे बेस पे ये जीवाणु आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आंसर है, कई लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो अगर ये ऑब्जेक्शन रेज होगा तो 1 मार्क्स आपको ग्रेस में मिलेंगे यहाँ। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जो सबसे जो टॉप पे होता है, ठीक है, वो डिकम्पोजर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, देखिए आयोग ने आपसे यहां पे पूछा है एमपीपीआई, और एक्चुअल में क्या है ये, एम पी आई। अरे भाई, एमपीपीआई और एमएमपीआई में कितना डिफरेंस है। सही क्या होगा, एमएमपीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मिनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, क्या होगा, मिनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा, और ये किसके लिए होता है, पर्सनालिटी के लिए होता है। ठीक है, पर्सनालिटी के लिए। ध्यान से देखिए, ये आंसर जब आपने प्रश्न ही गलत बनाया तो इस पे आपको सबको 1 मार्क्स कॉमन देने पड़ेंगे, 1 मार्क्स टू ऑल। ठीक है, तो ये आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। एमपीपीआई नहीं है, एमएमपीआई है, मिनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको सबको नंबर मिलेगा क्योंकि ये सही है। मिनिसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट, ये पर्सनालिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। 1940 में इसकी मतलब इसको इन्वेंट किया था पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। बाकी भाई ये अधिगम का सवाल है, इसमें तो सबको 1 मार्क्स मिलने ही है। ठीक है, सबको 1 मार्क्स मिलने हैं इस सवाल में। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो 23वां सवाल है, इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं, यहां पे भी 1 मार्क्स मिल सकते हैं, आयोग ने माना है 2। और इस पे अगर पदार्थ और घटक में वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो यहां भी 1 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। 3 सूर्य तत्व, अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो इस पे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, 4 ये गलत है, सही, आयोग ने सही आंसर की है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि 10 से जो 11 सवाल हैं, अगर इनका आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्शन अगर सही पाए गए तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ठीक है, सब्सक्राइब के साथ साथ चैनल सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो यहां से अगर देखा जाए तो जिन लोगों के मतलब अगर 80 के आसपास बन रहे हैं तो 10 के आसपास जो प्रश्न होंगे उन पे ऑब्जेक्शन रेज होगा। अभी इंग्लिश के भी कई सारे क्वेश्चंस गलत हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन रेज होगा, जिनके 80 जनरल कैटेगरी में और 72 जो मार्क्स हैं हम आपके अगर ओबीसी कैटेगरी या SC/ST कैटेगरी में है तो उनमें आपको ऑब्जेक्शंस रेज कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आप लोग इनको ऑब्जेक्शन रेज करिए। और उसके बाद जो 2017 का पेपर हुआ था, आयोग की रिवाइज आंसर की को फिर ऑब्जेक्ट किया था, कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। कमेटी बनाने के बाद जो कोर्ट ने कहा था कि किसी के नंबर कटने नहीं चाहिए, सबको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, तो इस तरीके से इस बार भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।